झारखंड के जमशेदपुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल के बाहर एक बेहद ही खूबसूरत और जवान विधवा महिला अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी हुई है जिसको काफ़ी तकलीफ है। अब यहाँ पर वह बच्चा भी रो रहा है, इधर जो माँ है उसकी आंखों में भी आंसू आ रहे हैं लगातार और वह एक तरफ ऐसे ही देखी जा रही है मानो कि बहुत गहरी सोच विचार में हो। तभी वहां पर एक अमीर व्यक्ति आता है जिसके पास उसका बेटा था और बेटा उसे दिखाने के लिए इसी हॉस्पिटल में लेकर आया था। अमीर व्यक्ति तो बुजुर्ग था, साथ में जो उसका बेटा था वह जवान था और हैंडसम था। वो लोग आकर अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाते हैं और वहां से उतरने के बाद जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल के अंदर जा रहे थे तो उसी दौरान जो उसका बेटा होता अमीर व्यक्ति का, जिसका नाम सूरज होता है, उसकी नज़र उस महिला पर पड़ती है जो कि अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठकर फूट फूट कर रो रही है, लेकिन वह किसी को दिखा नहीं रही कि वह रो रही है। अब यहाँ पर जब इस महिला को वह देखता है तो देखने के बाद उसे कुछ अजीब सा लगता है और साथ में जो उसका बच्चा होता गोद में वह भी रो रहा था। पहले तो वो उसे देखकर आगे की तरफ चला जाता है, लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद उसके दिमाग में उसकी तस्वीर घूमने सी लगती है और ऐसा लगता है कि शायद मैंने इस महिला को पहले भी कहीं देखा है। ऐसा सोचकर वह हॉस्पिटल के अंदर तो चला जाता है, लेकिन अंदर जाने के बाद दो व्यक्ति इस बारे में बात कर रहे थे कि देखो बेचारी के पास पैसे नहीं है और बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर आ चुका है। अब इस बात को सुनकर जो सूरज होता है वह उस महिला की तरफ देखता है और उसके बाद अपने पिता को बिठाने के बाद सीधा उस महिला के पास आता है और पूछने लगता है कि क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों रो रही हो। तभी यहाँ पर जो वह विधवा महिला होती है वह उसकी तरफ देखती है और कहने लगती है कि क्या करूं, मेरे बच्चे के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसके हाथ में फ्रैक्चर आ चुका है और डॉक्टर साहब इलाज के लिए 50,000 रुपये के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, 300-400 रुपये थे और उनसे कोई इलाज हो नहीं रहा है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सूरज होता है वह कहता है कि ठीक है आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। ऐसा कहकर सूरज अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद जब डॉक्टर साहब से उस महिला के बच्चे के इलाज के बारे में पूछता है तो यहाँ पर डॉक्टर कहता है देखो मैं इसका इलाज तो कर दूंगा, लेकिन 50,000 रुपये चाहिए होंगे, क्योंकि ये काफ़ी देर पहले मेरे पास आई थी और इसके पास पैसे नहीं थे। कह रही थी कि आप ऐसा करो मेरे बच्चे का इलाज कर दो, मैं आपको पैसे कैसे न कैसे दे दूंगी, लेकिन उसके बाद मैंने इससे इलाज करने से मना कर दिया क्योंकि हमने ये हॉस्पिटल इसलिए नहीं खोल रखा, स्टाफ की फीस भी है, खर्चा भी होता है और बच्चों का इलाज अगर हम फ्री में इस तरह से करने लगे आदमियों का तो उसके बाद हमारे हॉस्पिटल पर तो भीड़ ही हो जाएगी। इस बात को सुनकर जो सूरज है वह वहां से पहले तो अपने पिता के पास जाता है और पिता को एक कंडीशन बताता है। कहता है कि पिताजी एक विधवा महिला है, उसकी गोद में 2.5 साल का बच्चा है और वह काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उसके बच्चे के इलाज के लिए 50,000 रुपये चाहिए, क्या मैं उसे इलाज के लिए 50,000 रुपये दे दूँ। इस बात को सुनकर जो पिता होता है वह बड़ा ही खुश होता है। कहता है कि बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर तू किसी की मदद करेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा और चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ और उस महिला के बच्चे का पूरा इलाज करवाएंगे हम लोग, क्योंकि उनके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। अच्छी सी कंपनी उनकी चल रही है, गारमेंट की फैक्ट्री है और उसी फैक्ट्री में ढेर सारे वर्कर काम किया करते हैं, तो रुपये पैसों को उनके पास कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सूरज अपने पिता के साथ उस महिला के पास पहुंच जाता है और वहां पर जाकर कहने लगता है कि चलिए अपने बच्चे को ले चलिए और मैं आपके पैसे जमा कर दूंगा। अब इस बात को सुनकर वह महिला उसकी तरफ देखने लगती है और देखने के बाद कहती है कि नहीं साहब, मुझे इस तरह से पैसे नहीं चाहिए, अगर आप मुझे कोई काम दे सकते हो तो ही मुझे पैसे चाहिए। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सूरज का पिता होता है वह इस बात से और भी ज़्यादा प्रभावित होता है। कितनी मुसीबत में है, बच्चे की जान पर बना ही है, लेकिन उसके बाद भी अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा रही है। फिर भी ऐसा कह रही है कि अगर काम दे सकते हो तो ही मैं आपके पैसे ले सकती हूँ। तो वो कहते कि कोई बात नहीं बेटी, तुम्हें काम भी मिल जाएगा और तुम ऐसा करो चलो बच्चे को लेकर, क्योंकि बच्चे का इलाज फिलहाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जो महिला होती है वह अपनी आंखों के आंसू पोंछती है और उसके बाद बच्चे को अंदर ले जाया जाता है। सूरज जो होता है उसके पैसे जमा करता है और इधर यहाँ पर जो वह व्यक्ति होता है, बुजुर्ग व्यक्ति सूरज का पिता, वह उसे पूछने लगता है कि बेटी क्या हुआ, क्या तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। तो यहाँ पर वह अपनी पूरी कहानी सूरज के पिता को बता देती है। कहती है कि बाबूजी कोई परिवार नहीं है, मैं अनाथ थी, एक लड़के ने मुझसे प्यार किया और प्यार करने के बाद जब हम दोनों की शादी हो गई तो शादी के बाद वह लड़का मुझे लेकर एक किराए के कमरे में रहने लगा। धीरे धीरे हमारे समय अच्छी तरह से बीत रहा था, मेरे पति काम किया करते थे, मैं घर पर रहा करती थी और जैसे हमारी शादी को कुछ साल बीतते हैं तो उसी दौरान जब मैं गर्भवती होती हूँ तो मेरे पति एक हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं।
अब मैं तो चूंकि अनाथ थी और ऊपर से मैं प्रेग्नेंट भी थी, तो उसके बाद जैसे तैसे करके इस बच्चे को तो जन्म दे लेती हूँ, लेकिन उसके बाद दूसरों के घरों में काम करके अपने और अपने बच्चे का पेट पाला करती हूँ। लेकिन उस काम से मैं इतने सारे पैसे नहीं कर पाती हूँ जिन पैसों को मैं इकट्ठा रख लूँ बस केवल उस मकान का किराया और साथ में जो कुछ भी है अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ। इस बात को कहते हुए वह लड़की रोने लगती है और वह अपना नाम मनोरमा बताती है और उसके पति का नाम था आकाश। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो बुजुर्ग पिता होता है वो उसे सहारा देता है, कहता है कि बेटी कोई बात नहीं, जल्द से जल्द तुम्हारे बच्चे का ऑपरेशन हो जाएगा और उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। यहाँ पर सूरज भी अब तक सारे कागजों को कंप्लीट करने के बाद आ गया था और इस कहानी को सुनने के बाद सूरज के पिता की आंखें भी नम हो जाती हैं। उसके बाद यह जो बच्चा होता है इसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और डॉक्टर साहब आकर कहते हैं कि हाँ आपका बच्चा अब ठीक है और आप इसका अभी तो कुछ दिन यहीं पर रहने दो, 2-4 दिन, और उसके बाद आप इसे घर ले जा सकते हो। यहाँ पर सूरज और उसका पिता अच्छे से उस बच्चे के सारे खर्चों के लिए पैसे खुद देने का तय करते हैं और जब बच्चा डिस्चार्ज होता है इस हॉस्पिटल से तो दोनों बाप बेटे आकर उस बच्चे को डिस्चार्ज करवाते हैं। यहाँ पर जो मनोरमा होती है वो कहने लगती है कि अंकल जी बताओ आप मुझे कहाँ पर काम दोगे, क्योंकि आपका जो ऋण है वो मैं काम करके ही चुका सकती हूँ, क्योंकि वैसे तो मेरे पास कोई रोजगार नहीं है। तभी यहाँ पर जो सूरज के पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटी अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा करो, मेरे घर में चलो, वहाँ पर मुझे काम वाले की ज़रूरत है और हमारे घर का काम करके ही हमारे पैसों को चुका देना। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मनोरमा होती है वह पहले तो एकदम से डर जाती है, सोचने लगती है कि कहीं ऐसा वैसा मामला तो नहीं है, लेकिन उसके बाद जो सूरज होता है वह भी उससे कहता है कि हाँ अगर ऐसी बात है तो मेरी माँ भी बुजुर्ग है, उसको भी मदद मिल जाएगी और तुम ऐसा ही करो। इस बात को सुनकर जो मनोरमा का डर होता है वह छूमंतर हो जाता है और उसके बाद वह अपने बच्चे के साथ उनके साथ ही चलने लगती है। यहाँ से वो उनकी गाड़ी में बैठती है और गाड़ी में बैठने के बाद सीधा उनके घर पहुँच जाती है। अब तक ये सारी बातें सूरज की माँ को भी पता चल गई थी और जैसे ही मनोरमा घर के अंदर आती है तो यहाँ पर सूरज के पिता ने पहले ही फ़ोन कर दिया था और उसके बाद मनोरमा के आते ही जो सूरज की माँ होती है वो उसका हौसला बढ़ाती है, कहती है कि बेटी ये जो घर है ना ये तुम अपना ही घर समझो और अपना घर समझ कर ही यहाँ पर काम करना। इधर जो मनोरमा होती है जब इतने बड़े घर को देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि आज तक उसने इतना बड़ा घर नहीं देखा है। उसके बाद मनोरमा वहाँ पर रहकर काम करने लगती है और उसका बच्चा वहीं पर रहकर ठीक होने लगता है। धीरे धीरे करके वो बच्चा उन सभी लोगों के साथ इस तरह से घुल मिल जाता है कि सूरज के माता पिता उस बच्चे को अपना ही बच्चा समझने लगते हैं और पोते की तरह उसे ट्रीट किया करते हैं। इधर सूरज भी उस पर प्यार किया करता है, जब भी कभी बाहर से आया करता है उसके लिए कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए लाया करता है और खेल खिलौने भी लाया करता है। तभी अचानक से एक दिन शाम के समय जब वो पूरा परिवार बैठकर बात कर रहा था और मनोरमा घर में काम कर रही थी तो उसी समय एकदम अचानक से जब सूरज की माँ की नज़र मनोरमा पर पड़ती है तो उसके बाद वो कहने लगती है बेटा देखो कितनी अच्छी है ना, ये जिस दिन से आई है घर को अच्छी तरह से संभाल लिया है और हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करती है। इतना तो कोई सगा बच्चा भी अपने माता पिता के लिए नहीं रख किया करता। इसके बाद सूरज उसकी तरफ देखने लगता है, लेकिन तभी उसका जो पिता होता है सूरज का वो उसकी कहानी बताने लगता है। कहता है कि बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ है, इसके ऐसे ऐसे शादी हुई थी लव मैरिज और उसके बाद इसका पति एक सड़क हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इसके पति का नाम आकाश था और वह भी किसी ऐसी कंपनी में काम किया करता था जैसी कंपनी हमारी है। इस बात को सुनकर जो सूरज होता है वह एकदम से उससे पूछने लगता है क्या इतने साल पहले उसके पति इस दुनिया को छोड़कर गए थे। तो यहाँ पर वह बताता है कि हाँ बेटा लगता तो ऐसे ही इतनी साल पहले कह रहे थे। तभी यहाँ पर जो सूरज होता है अपने मोबाइल फोन में एक फोटो निकालता है और फोटो निकालकर सीधा मनोरमा के पास पहुंच जाता है। कहने लगता है कि मनोरमा क्या ये तुम्हारा पति है। अब इस बात को सुनने के बाद और उस फोटो की तरफ देखती है वो और देखते ही एकदम से पहचान लेती है कि हाँ साहब यही तो है मेरा पति आकाश, जिसके साथ मैं बड़ी खुश थी, लेकिन अब क्या करूँ, अब जिंदगी ने ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसके बाद जो आकाश होता है वो कहने लगता है कि आज से तुम मेरी भाभी हो, क्योंकि तुम्हारा पति मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था और वह हमारी कंपनी में काम किया करता था। अचानक से एक दिन ये सब कुछ हो गया और उसके बाद हमें उसके घर के बारे में नहीं पता था और हमें बाद में पता चला कि वह इस तरह से इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। लेकिन उसके बाद हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसके घर परिवार का क्या हुआ होगा, क्योंकि मुझे ये तो पता था कि उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन जितने दिनों बाद मुझे उसके बारे में पता चला था तो मैं सोच रहा था कि तुमने भी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा लिया होगा, शायद किसी और के साथ तुम चली गई होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम अपने बच्चे को पालती हुई इस तरह से परेशान हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मनोरमा है वो कहने लगती है कि ठीक है साहब कोई बात नहीं, अगर आप ये रिश्ता रखना चाहते हो तो बेशक से ही रख सकते हो।
अब यहाँ पर इस घर के अंदर जो सूरज है वो उसे भाभी भाभी कहकर संबोधित किया करता, और जब माता पिता को ये सारी बात पता चलती है कि उनके बेटे का दोस्त था जिसकी पत्नी है, तो उसके बाद वो लोग भी उसे सम्मान से बात करने लगते हैं। यहाँ पर उसे घर की बेटी की तरह ट्रीट किया जाता है। और धीरे धीरे जब इन बातों को लगभग 1.5 साल बीत जाता है, तो अब तक इस परिवार के अंदर एक ऐसा बाउंडेशन बन गया था कि मनोरमा और उसका बेटा इस परिवार का हिस्सा सा ही लगने लगे थे। मनोरमा अब अच्छे अच्छे कपड़े पहना करती, क्योंकि जो मनोरमा के मालिक की जो पत्नी है, यानी कि सूरज के पिता की जो पत्नी है, वह अपनी घर की नौकरानी के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लाया करती है, क्योंकि वह उसे बेटी का दर्जा दिया करती है। अब ये बातें देखने के बाद जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं वो बातें बनाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि देखो, जवान विधवा को घर पर रख रखा है और वह अच्छे से फैशन किया करती है। हमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं इनके बेटे के साथ इसका चक्कर है, और क्या नाक कटा रखी है, चारों तरफ इस चीज की बदनामी होने लगती है। ये बातें उड़ते उड़ते जो सूरज की माँ होती है उसके कानों तक भी आती हैं, और साथ में एक दिन जब ये बातें मनोरमा के कानों तक आती हैं, तो उसके बाद एक दिन शाम के समय जब पूरा परिवार इकट्ठा बैठा हुआ था, तो वह कहने लगती है कि माँ जी, बहुत हो गया, अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। आपने मुझे खूब सारा दिया है, लेकिन आप ना मेरी कहीं और नौकरी लगवा दो जहां पर मैं काम करके आपके पैसे चुका सकूं, क्योंकि यहां पर मेरी वजह से आप जैसे भले लोगों की बदनामी हो रही है, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब इस बात को सुनकर जो सूरज की माँ होती है वो कहने लगती है कि कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ। तो वो बता देती है कि अड़ोसी पड़ोसी ऐसी बातें बना रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों की बदनामी हो। इस बात को सुनकर जो सूरज की माँ है वो कहने लगती है, बेटी ये बातें तुझसे पहले हमने सुन ली है, लेकिन हम इन बातों की तरफ ज्यादा भी गौर नहीं किया करते, क्योंकि हमें पता है कि लोगों का काम है बातें बनाना। वो नहीं देखा करते कि किसी व्यक्ति की जिंदगी में कितनी सारी परेशानियां हैं, और उनसे लड़कर भी जब अपनी जिंदगी को जी रहा है तो उसके लिए ऐसी बातें कहना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी वो लोग कह दिया करते हैं, तो उनसे कहना ही क्या, क्योंकि हर इंसान की अलग राय होती है और हर मुंह के ऊपर अलग बात होती है। इस बात को सुनकर मनोरमा कहने लगती है, नहीं माँ जी, वो बात नहीं है, मैं अपनी वजह से आप लोगों की बदनामी नहीं करवा सकती, तो इसीलिए मुझे जाना होगा, आप कहीं और मेरे लिए काम की बात कर लो। लेकिन तभी यहाँ पर जो सूरज की माँ होती है वह नहीं चाहती कि अब मनोरमा घर के बाहर जाए, क्योंकि उसको वह बहुत अच्छी लगने लगी थी, और साथ में पूरा परिवार उन दोनों को एक्सेप्ट कर चुका था। वो बच्चा उनके घर में पोते का रोल निभाया करता था, और मनोरमा बहू और बेटी दोनों का रोल निभाया करती थी, क्योंकि अक्सर वह उनकी इतना ही ख्याल रखा करती थी कि जितना कोई नौकरानी चाहकर भी उनका ख्याल नहीं रख पाती थी। इस बात को सोचकर जो सूरज की माँ होती है वो थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद अपने बेटे की तरफ मुंह करती है और कहती है कि बेटा, अगर मैं कुछ कहूँ तो क्या तुम मान जाओगे? तो उसके बाद सूरज कहता है कि हाँ माँ, बताओ क्या कह रहे हो आप, जो आपका कहना होगा वो सराखों पर रहेगा, और मैंने कभी आपकी कोई बात टाली है क्या? तो यहाँ पर जो सूरज की माँ होती है वो कहती है कि बेटा, तू ना इस लड़की से शादी कर ले, इसकी उजड़ी हुई मांग को दोबारा से भर दे और इसकी जिंदगी में खुशियां भर दे। इस बात को सुनकर सूरज एकदम से हैरान हो जाता है, और इधर मनोरमा भी हैरान हो जाती है। तभी यहाँ पर जो माँ होती है वो कहने लगती है कि क्यों बेटा, क्या मैंने सही नहीं कहा? तो उसके बाद सूरज थोड़ी देर से सोचता है और कहता है कि माँ, आप जैसा कह दो वैसा मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मनोरमा भी तो राजी होनी चाहिए इस रिश्ते के लिए। इस बात को सुनकर जो माँ होती है वो मनोरमा की तरफ देखती है और कहती है, बेटी अगर तुझे कोई आपत्ति नहीं है तो हमारे बेटे से शादी कर ले, और उसके बाद कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। इस बात को सुनकर जो मनोरमा है वो पहले तो मना करने लगती है, कहती है कि माँ जी, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और ये बहुत ही गलत होगा। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो सूरज की माँ है वो कहती है कि तू ये बता कि क्या तू मेरे बेटे से शादी कर सकती है या नहीं कर सकती? तो उसके बाद मनोरमा कहती है कि माँ जी, अगर ऐसी बात है तो आपकी बातें सर आंखों पर हैं, आप जैसा कहो वैसा हो जाएगा। उसके बाद सूरज की माँ घर के अंदर ही उन दोनों की शादी करा देती है। ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, बस इतना किया था कि लोगों को पता चल जाए कि उनके बेटे की शादी उस मनोरमा से हो चुकी है। यहाँ पर मनोरमा सूरज की शादी हो जाती है, और शादी के बाद वो लोग खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन बातें तो रुकती ही नहीं है, इसी तरह से बातें चलती रहती हैं। और उसके बाद जो सूरज होता है, जब उसके कानों तक ये बात पहुंचती है तो वह ये बात अपने माता पिता को बताता है। कहता है कि माँ, बाबूजी, बाहर बातें हो रही हैं कि इन्हों की जो घर की बहू बनी है फिलहाल वह विधवा बनकर आई थी, और देखो अमीर लोगों को फंसा लिया, और उसके बाद ऐसा ऐसा वो उसके साथ रह रहे हैं।
लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मनोरमा को इस बारे में पता चले, क्योंकि वो बिल्कुल भी लालची नहीं है। आज नहीं तो कल इन बातों के बारे में मनोरमा को भी पता चलेगा, तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो सूरज के माता पिता होते हैं कहते हैं कि बेटा अगर तुमसे ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा तो तुम ऐसा करो, यहाँ से दिल्ली चलते हैं और दिल्ली में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमें सभी लोग जाना पहचाना करते हैं। और जब हम एक पत्नी के साथ, तुम्हारी के साथ दिल्ली में जाकर बसेंगे तो सभी को यही लगेगा कि ये उनकी पत्नी है और कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तुम ऐसा करो, अपने बिजनेस को वर्करों के हवाले कर दो और उनसे हिसाब किताब लेने के लिए आते रहना, क्योंकि उस टाइम पर ये बातें तुम्हें सुनने को नहीं मिलेंगी। इस बात को सुनकर आकाश को भी ये सुझाव सही लगता है और उसके बाद वो पूरा परिवार वहां से दिल्ली सेटल हो जाता है। लेकिन दिल्ली जाने के बाद भी वो लोग छानी नहीं बैठते हैं और वहां पर भी ऐसा ही काम करने लगते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट भी उनका चलने लगता है, यानी कि वहां पर जो काम चालू किया था वो भी अच्छी तरह से चलने लगता है। मनोरमा जब घर के अंदर बहू का दर्जा ले लेती है और अच्छी तरह से घर के अंदर रहने लगती है, उस दिन के बाद उनकी इतनी तरक्की होती है कि आज वह उस दिन के पहले, यानी कि जिस दिन मनोरमा घर के अंदर आई थी उस टाइम पर बहुत कम उनके पास रुपया पैसा था, लेकिन आज वो अरबपति बन चुके हैं और अपने जीवन को अच्छी तरह से जी रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक विधवा का सहारा बना परिवार और सहारा बनने की वजह से आज उन लोगों की जिंदगी शायद पूरी तरह से बदल गई है और विधवा भी घर के अंदर अच्छी तरह से रह रही है। बाकी ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।